A very good morning, everyone. So, here I am again in the second part of your rapid revision of Indian Contract Act 1872. जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है पार्ट 1 जो मैंने कवर किया है लॉ का मैराथन के तौर पे, उसमें मैंने कवर किया है आपका बेसिक्स ऑफ लॉ, उसमें मैंने कवर किया है ऑफर इन डिटेल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन इन डिटेल। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में, हम उसमें बाकी का लेफ्ट ओवर वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। स्टार्ट हम करने लगे फ्री कंसेंट के चैप्टर के साथ। एंड लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से शॉर्ट होता है 12 to 15 मार्क्स का पेपर हमेशा इस चैप्टर में से आता ही आता है, राइट। एंड मोर ओवर, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो बच्चे अपने नोट्स, अपनी कॉपीज अपने आगे रखिए रिवीजन करने के लिए, और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े और वो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यू कैन do it the way I am doing it. Open any book, any study module you have, any other teachers books, any other teachers notes you have. आपको बस सुनना जरूरी है, मुझे सुनते जाइए और आपकी रिवीजन फटाफट से हो जाएगी, ठीक है जी। सो here we go, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्री कंसेंट के साथ। फ्री कंसेंट का मतलब, सबसे पहले कंसेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है आपको ये बहुत ज़रूरी है कि सेम चीज़ सेम सेंस में समझ आए, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ फ्री माइंड से समझ आए। अगर किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की है, फिजिकल थ्रेट किया है, कॉर्जन, आपके साथ किसी ने मॉरल थ्रेट किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंटेंशनली रॉन्ग किया है, फ्रॉड, अनइंटेंशनली रॉन्ग किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन, या किसी ने आपके साथ इरॉनियसली बिलीव किया है, गलत फहमी हो गई है, मिस्टेक, तो अगर इनके द्वारा आपकी कंसेंट ली गई है तो माना जाएगा कि कंसेंट है तो बट फ्री नहीं, ठीक है। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल वॉयलेट होता है फ्री कंसेंट का, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कंसेंट वाला इसेंशियल वॉयलेट होता है तो सेक्शन 19 कहता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, वॉइडेबल। याद कीजिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट इज नॉट एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो जो अदर पार्टी जिसकी ऑप्शन पे ही एनफोर्सिएबल नहीं है, दैट इज नोन टू बी एग्रीव्ड पार्टी, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्जन, सेक्शन 15। कॉर्जन क्या होता है, इफ यू कैन सी द डेफिनेशन जो कि बोर्ड पे है, सेक्शन 15 कहता है कॉर्जन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। तुमने कोई काम ऐसा कर दिया है या तुम धमकी दे रहे हो कि तुम कोई ऐसा काम करोगे जो कि फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब है पक्के तौर पे मनाही है, कहाँ पे, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। या अनलॉफुल डिटेनिंग, नाजायज कब्जा, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या धमकी दे रहे हो कि मैं नाजायज कब्जा कर लूंगा। और ये धमकी, डराना, धमकाना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि ऑपोजिट पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। तो ये सब क्या होता है, कॉर्जन। कॉर्जन क्या, फ्यूसाइड कॉर्जन होता है, अ वेरी तुक्का, अ फंडा इज एनीथिंग जिसको इंडियन पिनल कोड मना करता है, जिसमें भी इंडियन पिनल कोड की सजा सुनाई गई है, सजा दर्शाई गई है, वो हर चीज आईपीसी मना करता है। जिस जिस चीज को आईपीसी मना करता है वो हर चीज कॉर्जन है। और सुसाइड भी आईपीसी में मेंशन्ड है कि करना आपको अलाउड नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी को सुसाइड की धमकी देते हो, उसको मॉरल थ्रेट नहीं कंसिडर किया जाता, रादर उसको भी क्या कंसिडर किया जाता है, फिजिकल थ्रेट, ठीक है। आगे तो आपके लिए कॉर्जन में मटीरियल क्या होता है, सी दो चीजें दी है। कॉर्जन में मटीरियल क्या होता है, कॉर्जन में इममटीरियल क्या होता है। कॉर्जन में मटीरियल ये होता है, कॉर्जन में मटीरियल ये है दैट आपने जो भी किया है, पहला कॉर्जन में मटीरियल ये है कि कॉर्जन अप्लाई हो, जबरदस्ती, धमकी, सुसाइड, कुछ ऐसा हुआ होना चाहिए। जो भी आपने किया उसको इंडियन पिनल कोड मना करता है, और जिसके साथ ये हुआ वो इंडियन सिटीजन है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। क्या जरूरी नहीं है जहां पे कॉर्जन अप्लाई किया गया वो जगह इंडिया में है कि नहीं, इट डजंट मैटर। यू आर इंडियन
दैट मैटर्स। आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में हो, अगर आपके साथ कॉर्जन अप्लाई हुआ है तो आपके पास फुल पावर है कि आप कोर्ट में स्यू कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हो। लीडिंग केस है रंगनायकम्मा वर्सेस अलवार शेट्टी का। अगर आपको याद हो तो मैंने इस केस स्टडी में बताया था कि विडो को फोर्स किया गया था एक चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैं करवा दिया है कि क्या सुसाइड कॉर्जन होता है। सी नाउ वी टर्न हियर। इंडियन लॉ के हिसाब से फिजिकल थ्रेट को हम बोलते हैं कॉर्जन। इंग्लिश लॉ के हिसाब से फिजिकल थ्रेट को हम बोलते हैं ड्यूरेस। दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में फिजिकल थ्रेट होता है। दोनों में डिससिमिलैरिटी क्या है, कॉर्जन में फिजिकल थ्रेट भी आता है और डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी आता है। ड्यूरेस में फिजिकल थ्रेट आता है, डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आता। प्रॉपर्टी का नाजायज कब्जा करना वाला टॉपिक ड्यूरेस में कवर नहीं होता। प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने वाला टॉपिक कॉर्जन में कवर होता है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मॉरल थ्रेट, दिमाग से खेलना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, आंसर इज रिलेशन सबसिस्टिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस का पॉइंट अराइज ही तब होता है जब दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिश्ता मौजूद हो, और वो रिश्ता इतना नाजुक है कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन पे है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है। मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जीजा एंड साला। जीजा जी जो बोलेंगे साला करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी बहन मैरिड है वहां पे, ऐसा बिलीव किया जाता है, राइट। तो मतलब जीजा जी को पता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा और मेरा साला इज वीकर माइंड का बंदा। ये नहीं है कि वो दिमाग से पैदल है, मतलब वो रिश्ता ऐसा है कि उसका औधा हमेशा साले के ऊपर हावी रहेगा, राइट। तो दीज काइंड ऑफ रिलेशन जहां पे डोमिनेंस आ जाए वहां पे पूरी कोशिश होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट। आगे चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के इसेंशियल्स में वो बोलते हैं दो रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है वो रिलेशनशिप जो ट्रस्ट के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। उनमें कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मम्मा पापा, गार्डियन वार्ड, गुरु चेला, हस्बैंड वाइफ, स्टूडेंट टीचर, ये सब रिलेशनशिप ट्रस्ट बेसिस के हैं। दूसरी तरफ जो रिलेशनशिप होता है उसको बोला जाता है एपरेंट अथॉरिटी। एपरेंट अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है जो कि होता ही अथॉरिटी बेसिस है। इनमें ना ही विश्वास की बात है ना ही कॉन्फिडेंस की बात है, यहाँ पे अथॉरिटी औहदे की बात है। जैसे कि एम्प्लॉयर का औहदा एम्प्लॉई से बड़ा होता है, पुलिसमैन का औहदा जेल में बैठे बंदे से बड़ा होता है, कन्विक्ट। इनकम टैक्स ऑफिसर का औहदा इनकम टैक्स पे करने वाले से बड़ा होता है। प्रिंसिपल का औहदा टीचर से बड़ा होता है, मास्टर का औहदा सर्वेंट से बड़ा होता है, डॉक्टर का औहदा पेशेंट से बड़ा होता है। तो जब अथॉरिटी बेसिस हो तो ये रिश्ते, और ट्रस्ट बेसिस हो तो दैट इज कॉल्ड फिड्यूशरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस बेस्ड ही रिलेशनशिप के ऊपर होता है, ठीक है। आगे सेकंड इज दूसरी पार्टी तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब मोस्टली पार्टीज मेंटल डिस्ट्रेस में होती है। मेंटल डिस्ट्रेस के केस में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लेडी ने अपना हस्बैंड लॉस्ट किया था और वो डेब्ट ट्रैप में फंसी थी। किसी बंदे ने उसकी हेल्प करने की बात की और उसको बोला कि मैं तेरे को 80% इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करूंगा। अब वो बंदा उस लेडी का नाजायज फायदा उठा रहा है बिकॉज उसको पता है कि उसने रिसेंटली अपने हस्बैंड को लॉस्ट किया और वो मेंटल डिस्ट्रेस में है। इसका मतलब मनी लेंडर इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा, वो सोच पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, बट दैट लेडी ड्यू टू मेंटल डिस्ट्रेस इज वीकर माइंड की लेडी, क्योंकि वो उस सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसके नुकसान के लिए मनी लेंडर ये बोल रहा है कि उसके फायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपका मकसद होना चाहिए आप दूसरे का अनड्यू एडवांटेज उठाना चाहते हो, नाजायज फायदा उठाना चाहते हो, उसको बोला जाता है अनकंसाइजनेबल ट्रांजैक्शंस। अनकंसाइजनेबल ट्रांजैक्शंस को और क्या बोला जाता है? अनफेयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है पर्दानशी वुमेन। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है पर्दानशी वुमेन। पर्दानशी वुमेन का मतलब होता है जो बुरके में रहती है लेडीज। बुरके में जो रहती है हम बोलते हैं दे आर अंडर कंप्लीट सिक्लूशन। इसका मतलब होता है उनको दीन दुनिया का पता नहीं होता, इसीलिए बिलीव किया जाता है कि वो
एज अ नॉर्मल लेडी के कंपैरिजन में थोड़े वीकर माइंड की होती है, बिकॉज उनको दीन दुनिया का नहीं पता होता, तो कोई भी बंदा उनको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन प्रूफ करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कोर्ट प्रिज्यूम्स प्रेजेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप कोर्ट में जाइए, चाहे वो केस किसी और चीज का है, बट जज मान के चलेगा कि इनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। राइट हैंड साइड में हम वो रिश्ते ले रहे हैं कि आप दरवाजा घंटी खटखटा रहे हो कोर्ट की कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, लेकिन जज मानने को तैयार नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जज कहता है मेरे हिसाब से इन रिश्तों में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। अगर स्टिल आप बोलते हो कि है तो प्रूफ करो। कौन से ऐसे रिश्ते होते हैं, ये 6 लिस्ट आपको दिखेगी। हस्बैंड वाइफ, डेटर क्रेडिटर, लैंडलॉर्ड टेनेंट, पेरेंट चाइल्ड, गार्डियन वार्ड, स्टूडेंट टीचर। मैं ये नहीं बोल रही कि इनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता, होता है। जब कोर्ट में इन रिश्तों का केस जाता है, जज नहीं मानता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा। अगर आपको बताना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कौन करेगा, जो बंदा कह रहा है, प्लेंटिफ, जो डोमिनेट हुआ है। जज कहते हैं मैं नहीं मानता कि पापा बेटे को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो बेटा डोमिनेट हुआ है ना, तो बेटे को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके फादर ने उसको कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, बाकी रिश्तों में जज नहीं मानता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो जज नहीं मानता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो जो जिसने डोमिनेट किया, सी इन राइट हैंड साइड में जज नहीं मानता अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यहां पे जज मान के चल रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मतलब एज एन एग्जांपल ले लो, गुरु एंड डिसाइपल, गुरु चेला। जज मानेगा कि गुरु चेले का केस कोर्ट में आ गया तो पक्का अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। तो किस पे इल्जाम आता है कि तूने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, गुरु पे। तो गुरु कौन है, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने डोमिनेट किया। तो प्रूफ करने की अथॉरिटी किसके ऊपर है, गुरु के ऊपर, कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। सेक्शन 19 सबके लिए कॉमन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एग्रीव्ड पार्टी की ऑप्शन पे। ठीक है, डिफरेंस दोनों में मैं नहीं करवा रही, बिकॉज ये हमने बहुत डिटेल में डिफरेंस किया है, आप सबने कॉपीज में किया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, no case studies will be discussed in the class because it is a rapid revision, so we are moving on to the next topic, that is fraud, section 17. What does section 17 says? Section 17 says what is fraud? Fraud is willful, जानबूझ के आपने रिप्रेजेंटेशन कुछ बोला और इसलिए बोला, झूठ बोला, जानबूझ के आप पार्टी को किसी ऐसी बात में मनवाना चाहते थे जो कि आप जानते हो कि गलत है, और आपने झूठ क्यों बोला या आपने कोई बात क्यों छुपाई, क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं पूरी बात बता दूंगा तो मेरे सर पंगा बढ़ जाएगा, ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगी। तो लेट मी रीड द डेफिनेशन बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसके आने के चांसेस होते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सेज द सजेशन एज अ फैक्ट which is not true by one who does not believe it to be true. See, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। लैटिन में दिस इज कॉल्ड सजेस्टियो फॉल्सी, लिखा हुआ मैंने। ठीक है, आगे 17 सबसेक्शन 2 सेज एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ के तुमने कोई बात छुपाई, तुम्हें पता थी फिर भी छुपाई। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 प्रॉमिस किया है विदाउट इंटेंशन कि तुम इसको फुलफिल करोगे, मतलब झूठे मूठा प्रॉमिस कर रहे हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, तुम कोई और काम ऐसा करते हो जिसमें ऑपोजिट पार्टी को तुम कोई ऐसी बात मनवा रहे हो जो कि गलत है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 एनी एक्ट और omission as the law specifically declares to be fraudulent, मतलब अगर कानून ने बोल दिया कि इसको फ्रॉड की लिस्ट में डालोगे तो आपको इसको फ्रॉड की लिस्ट में डालना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो कंपनी है, कंपनी बहुत सालों से डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ने बहुत जोरों शोरों से पब्लिश किया कि वी बीन प्रोवाइडिंग डिविडेंड सिंस लास्ट 10 years, बट कंपनी ने एक बहुत बड़ी बात छुपा ली कि पिछले 3 सालों से हमको लॉसेज हो रहे हैं और हमने जो डिविडेंड दिए वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से दिए हैं। जब आप किसी को ये बताते हो कि हम 10 सालों से डिविडेंड देते हुए आ रहे हैं, तो आप सामने वाले बंदे के माइंड में एक प्लॉटिंग कर देते हो कि हाँ ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि 10 सालों से प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आपने जानबूझ के एक्टिव कंसीलमेंट की, ये नहीं बताया कि पिछले 3 साल से आपको लॉसेज हो रहे हैं, बिकॉज आपको पता था कि अगर आपके इन्वेस्टर्स को ये बात पता चल गई तो वो आपकी कंपनी में माइट भी इन्वेस्ट ना करें। तो विल दिस बी काउंटेड एज अ फ्रॉड एज फार एज कंपनी इज कंसर्न्ड? आंसर इज यस।
ठीक है जी। तो मूविंग ऑन टू एनालिसिस ऑफ फ्रॉड की डेफिनेशन का पहले पॉइंट में वो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन हुई होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन को और क्या बोला जाता है? असर्शन, और वो झूठी होनी चाहिए। तुमने किसी फैक्ट के बारे में बोला, जो तुमने बोला कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोला, तुम्हें पता था झूठ के बारे में फिर भी तुमने बोला, दूसरी पार्टी ने तुम्हारे ऊपर रिलाई किया, तो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन किस में कन्वर्ट हो गई? स्टिप्यूलेशन में। उन्होंने माना कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है और तुम्हारे द्वारा सच मान के उनको नुकसान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये साथ के साथ पॉइंट साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर तुमने फ्रॉड किया बस सामने वाली पार्टी को नुकसान ही नहीं हुआ, तो क्या वो फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से डैमेजेस क्लेम कर पाएगा? आंसर इज अ बिग नो नो। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज अगेन सेक्शन 19 लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। जो पार्टी जिसको फ्रॉड की वजह से भुगतना पड़ गया, क्या उसको कोई रेमेडीज मिलेंगी? आंसर इज यस। क्या रेमेडी मिलेगी? आंसर इज तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, तुम रेस्टिट्यूशन एडवांस दिया हुआ वापस मांग सकते हो, तुम डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो। ठीक है, और ये तीनों चीजें एक साथ होगी। कैंसिल भी उसी वक्त, पैसे वापस भी उसी वक्त, डैमेज भी मिलेंगे ही मिलेंगे साथ के साथ। या और फर्स्ट 3 में एंड है, फोर्थ में और है। तुम ऑपोजिट पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हो, क्या? काम पूरा कर, परफॉर्मेंस को पूरा कर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? साइलेंस फ्रॉड होता है। दिस इज द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आता है। घुमा फिरा के आए, केस स्टडी में आए या डायरेक्ट आए, बट आता जरूर है। इज साइलेंस फ्रॉड जब भी आपने ये ध्यान देना है कि क्या साइलेंस फ्रॉड होता है, आपने सबसे पहले अपने माइंड में लेके आना कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर मस्ट बी बिवेयर। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट ये कहता है दैट जहां पे आप ये बात बोल दो कि बायर तेरा बिवेयर होना जरूरी है, वहां पे सेलर क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा? क्यों? कैविएट एम्प्टर कहता है बायर की जिम्मेदारी। जहां पे पॉइंट बायर की जिम्मेदारी का अराइज होगा, वहां पे कभी भी सेलर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं, मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? लेफ्ट साइड। जब साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, राइट साइड। ठीक है जी। सी, कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। साइलेंस जब फ्रॉड होगा तब कैविएट एम्प्टर नहीं आएगा। जब साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा तब कैविएट एम्प्टर आएगा। इसका मतलब साइलेंस का फ्रॉड होना और कैविएट एम्प्टर दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। ये फॉर्मूला है इसको याद करने का, फंडा है इसको याद करने का। साइलेंस इक्विवेलेंट टू फ्रॉड और कैविएट एम्प्टर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर साइलेंस फ्रॉड आ गया तो कैविएट एम्प्टर नहीं है वहां पे, और अगर साइलेंस फ्रॉड नहीं है तो वहां पे कैविएट एम्प्टर आएगा। ठीक है, तो कब साइलेंस को हम फ्रॉड मानते हैं? जब बंदे की ड्यूटी होती है टू स्पीक। कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड फेथ का, लैटिन में हम उसको क्या बोलते हैं? उब्रेमाए फिदाए। ठीक है, और कब रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, शादी के रिश्ते, जब शेयर अलॉटमेंट करती है कंपनीज। ठीक है, और कब साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है? जब साइलेंस को क्या कंसीडर किया जाता है? इक्विवेलेंट टू स्पीच। इक्विवेलेंट टू स्पीच का मतलब या तो चुप रहो, बट अगर तुम्हारी चुप्पी कोई डायलॉग बोल जाती है तो वो फ्रॉड माना जाएगा अगर फुलफिल नहीं हो पाती तो। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे चलते हैं। कब साइलेंस फ्रॉड नहीं होता? साइलेंस फ्रॉड नहीं है तो कैविएट एम्प्टर है। सी, कैविएट एम्प्टर इज एप्लीकेबल, राइट? जब ऑपोजिट पार्टी बीइंग अ सेलर की ड्यूटी नहीं है टू स्पीक, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और आपस में कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं है, तो सेलर जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? तुम सामान खरीदने जा रहे हो ना, तुम देखो तुमने बीड़ी, गुटखा, पान मसाला खरीदना है कि नहीं खरीदना, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं। पैकेट चीख के बोल रहा होता है टोबैको इज इंजोरियस टू हेल्थ, फिर भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज टोटली योर कॉल, टोटली योर चॉइस। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन का मतलब होता है आपने पॉजिटिवली कुछ बोला इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन। मैं जो बोल रही हूं, मैं कोई वारंटी नहीं उठा रही हूं कि मैं जो बोल रही हूं वो पत्थर पे लकीर है। ठीक है, और दैट विच इज नॉट ट्रू,
जो मैं बोल रही हूँ मैंने उसकी गारंटी वारंटी नहीं उठाई है कि वो पत्थर पे लकीर है कि ठीक होगा, वो गलत भी हो सकता है, बट अगर वो गलत हो चुका है तो मैं इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा हो चुका है। एज एन एग्जाम्पल, मैं एक घोड़े की यहाँ पे बोली लगा रही हूँ कि ये घोड़ा 5 लाख का, 6 लाख का, और मुझे यही नहीं पता कि जब घोड़ा ऑक्शन वाली जगह पे पहुंच रहा था रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो चुकी है। आई एम इग्नोरेंट अबाउट इट, आई एम इग्नोरेंट, आई एम टोटली इनोसेंट अबाउट इट। मैं जानबूझ के इंटेंशनली गलत नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं जानते हुए ऐसा करती तो वो फ्रॉड होता, बट अब मुझे पता ही नहीं है, मुझसे गलती हो रही है, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। मुझसे मेरी ड्यूटी गलत हुई, मैं मानती हूं, लेकिन उसको ड्यूटी को गलत करके मैं ऑपोजिट पार्टी को जबरदस्ती कोई गलत चीज मनवाने की इच्छा नहीं रखती थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। थर्ड, 18 सबसेक्शन 3, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake। सी हॉर्स तो है नहीं, फिर भी ऑपोजिट पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया, तो वो एक गलती हो रही है और इनोसेंटली हो रही है, सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? फ्रॉड 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में। फ्रॉड एक्टिव कंसीलमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन इनएक्टिव कंसीलमेंट। फ्रॉड इंटेंशनली गलत है, मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली गलत है। फ्रॉड में आपको सच पता होता है फिर भी आप झूठ बोलते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको पता ही नहीं होता। फ्रॉड में आपको डैमेजेस, चार्जेस सब देने पड़ेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन में आप जो एडवांस दिया होता है उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो, बट आप मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी से भी गलती हुई होती है, उसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया होता। ठीक है, डैमेजेस के फ्रॉड के केस में आपको फ्रॉड है, आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि ऑपोजिट पार्टी के पास रीजन था कि वो डिस्कवर द ट्रुथ कर सके। फ्रॉड होता है, आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में स्टिल एक ऑप्शन होती है कि अगर आप ये प्रूव कर दो कि अगर मेरे से गलती हुई, ठीक है, अगर ऑपोजिट पार्टी थोड़ी एक्टिवली बिहेव करती तो वो इस गलती को पकड़ पाती। अगर आप ऐसा प्रूव कर पाओ तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आपको इस डिफेंस को यूज करने दिया जाएगा। अगेन मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 19, इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। मूविंगली नेक्स्ट चलते हैं। वी विल नॉट बी डूइंग एनी केस स्टडीज, अगेन आई एम टेलिंग यू। मिस्टेक का टॉपिक क्या कहता है? मिस्टेक के केस में जैसे मिस्टेक, इनोसेंट, इरोनियस बिलीफ, गलती से गलती लग रही है जिसकी वजह से दो पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। करते आप अनइंटेंशनली हो, आपसे चूक हो जाती है, ओमिशन, आपसे इग्नोरेंस हुई है, या आप पूरी बात भूल गए हो, या आपका कॉन्फिडेंस मिसप्लेस हुआ। तो इन शॉर्ट मिस्टेक का मतलब होता है आपसे गलती से गलतफहमी लग रही है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का, बायलेटरल मतलब डबल साइडेड का मतलब बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को गलती लग रही है। जब दोनों को शुरुआत में ही गलती लग रही है तो डिफॉल्ट है, इसका मतलब स्टार्टिंग डिफॉल्टेड है, और जब स्टार्टिंग डिफॉल्टेड होती है तो हमेशा क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट। तो बायलेटरल मिस्टेक की वजह से इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब होता है सिंगल साइडेड मिस्टेक अगर होती है तो कोर्ट कहता है एक को गलती लग रही है ना, उसकी वजह से दूसरा क्यों नुकसान भुगते, इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर वो यूनिलेटरल मिस्टेक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, या वो यूनिलेटरल मिस्टेक बंदे की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, उसकी गलती लग रही है, तो फिर हम मानेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूनिलेटरल मिस्टेक में हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओनली 2 एक्सेप्शंस है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन को लेके अगर प्रॉब्लम आएगी तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
मेरी एक्चुअल क्लास में, मेरे एक्चुअल बैच में मैंने एक एक चीज का डिटेल में एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो फुल फ्लेज क्लास थी। सिंस इट इज अ रैपिड रिवीजन, तो यहां पे मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ पे, टू द लेफ्ट हैंड साइड। मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके का, इंडियन लॉ, इंग्लिश लॉ, फॉरेन लॉ। यानी कि इंडियन लॉ, आप इंडिया में रहते हो ना, तो बहुत जरूरी है कि आपको इंडिया के सारे कानून आने चाहिए, राइट। तो देखो लिखा हुआ है, कभी भी कोई बंदा ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता, ही कैन नॉट टेक एन एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तुम ये नहीं बोल सकते मुझे थोड़ी पता था कि कानून ये कहता है। अपनी देश का कानून सबको आना चाहिए। मैंने उसको लैटिन में लिखा हुआ है। सी, इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। अपने देश का तुम्हें कानून नहीं पता, उसका तुम एक्सक्यूज नहीं ले पाओगे। लैटिन में बोला जाता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिव, यू शुड नो योर लॉ ऑफ लैंड। मतलब जिस देश में तुम रहते हो तुम्हें सारे कानून पता होने चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर कानून नहीं पता और तुम एक्सक्यूज लेना चाहते हो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट से छूट दे दो क्योंकि मुझे कानून के बारे में नहीं पता था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोर्ट आपको एक्सक्यूज नहीं देगा। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ना मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हारी गलती है कि तुम्हें कानून नहीं पता था। बट अगर तुम इंडिया में बैठे हो, तुम्हें दूसरे देश का कानून नहीं पता, वो एक्सक्यूज अलाउड है, ठीक है। तो अगर दूसरे देश का कानून नहीं पता तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज, तुम एक्सक्यूज ले सकते हो। इग्नोरेंटिया ज्यूरिस इज एक्सक्यूसिव, ठीक है। इग्नोरेंटिया ज्यूरिस इज एक्सक्यूसिव। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यू कैन सी मैंने एक एक चीज का डिटेल में एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आगे चलते हैं, सिंस इट इज अ रैपिड रिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, इसमें क्या पॉइंट आएगा। सी, सेक्शन 10 कहता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है इसेंशियल्स को फुलफिल करने के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज स्मॉल डी कहता था कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, promisee or any other person has done or abstains from doing anything. Remember the whole definition of consideration. सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23 कहता है अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है या आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या दोनों ही अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट शुरू में डिफॉल्टेड हो जाएगा। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। सी, आई हैव गिवन अ चार्ट। Consideration lawful, object lawful, it is valid contract. Consideration lawful, object unlawful, void agreement. Consideration unlawful, object lawful, void agreement. This unlawful, void agreement. कहीं पे भी unlawful attract हुआ तो वो ऑटोमेटिकली void हो जाएगा, चाहे दोनों में हो चाहे किसी एक में हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कब कब माना जाता है कि consideration unlawful होगी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कहता है जब आप कुछ ऐसा करते हो जिसको कानून ने फॉरबिड किया हो। फॉरबिडन का मतलब होता है पनिशेबल बाय लॉ, कुछ करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। सी, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि अगर तुम इसको फॉलो करते हो इट विल वॉयलेट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है तुम किसी दूसरे लॉ को वॉयलेट कर दोगे। तीसरा, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 सेज तुमने कोई ऐसा कानून, तुमने कोई ऐसी डीलिंग रखी आपस में या कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा जो कि करने से तुम किसी फ्रॉड या इलीगैलिटी को और बढ़ोतरी दोगे, ठीक है। आगे, तुमने किसी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा जो कि फॉर टाइम इन इंडिया में एनफोर्स करना अलाउड नहीं है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट तुमने ऐसा रखा जिसकी वजह से तुम रॉन्गफुल हार्म प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे की प्रॉपर्टी को। एज एन एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, आप एक बुक प्रिंट कर रहे हो लेकिन उस बुक का कॉपीराइट किसी और के पास है, तो आप पायरेटेड कॉपी निकाल रहे हो। तो जब आप पायरेटेड कॉपी निकालोगे तो दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजरी हुई ना, उसकी जो इतनी सारी ओरिजिनल कॉपीज बिकनी थी उतनी नहीं बिक पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पायरेटेड ऑलरेडी निकाल रखी थी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? वो कहता है जी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए।
इमोरल का मतलब क्या होता है, कुछ भी करप्ट या डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन 23 सब सेक्शन 7 क्या कहता है, अगर कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गई तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जो भी सोसाइटी की वेलफेयर को इफेक्ट करता है, जो इनजस्टिस को प्रमोट करता है, या जो कि पब्लिक के हित के अगेंस्ट है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विच आर द एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इस टॉपिक में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्ट आ सकता है या कोई एक पॉइंट स्पेसिफिकली उठा के आ सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब होता है, आपको याद होगा जब दो देशों में लड़ाई होती है तो एलियन फ्रेंड्स, दो देशों में लड़ाई होती है तो एलियन एनिमीज, दो देशों में प्यार होता है तो एलियन फ्रेंड्स। तो जब दो देशों में लड़ाई हुई है तो आप एलियन एनिमीज हो, जब आप एलियन एनिमी हो आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, स्टार्टिंग ही डिफॉल्टेड है इसलिए वॉइड एग्रीमेंट। और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, किसी लड़ाई वाले मुल्क के साथ कभी भी डीलिंग ना कीजिए, क्योंकि अगर वो लोग आपके साथ डील करेंगे यू नेवर नो कब वो आपकी बैक में छुरा भोंक देंगे, राइट। सेकंड आता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अगर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन को मैं हिंदी में बोलूं तो गुनहगार को सजा मिलने दीजिए। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अगर आप किसी गुनहगार को जानते हुए कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है बचाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोवाइडेड आप लॉयर नहीं हो, तो आप गलत कर रहे हो, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्यों? अगर आप गुनहगार को बचाएंगे तो उसको शह मिल जाएगी, और गुनहगार को एक बार शह मिल जाती है तो आप उसको एक मौका देते हैं कि वो दोबारा स्ट्राइक बैक करेगा या वो दोबारा उस गुनाह को कर सकता है, राइट। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के केस में हम क्या बोलेंगे, अगर कोर्ट में ऑलरेडी केस जा चुका है, यानी कि इट इज अ प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, ऑलरेडी कोर्ट में ऑलरेडी केस जा चुका है, तो उसको अपने नॉर्मल कोर्स में चलने दीजिए, कृपया उसमें इंटरफेयर ना कीजिए। सी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन टेंड्स टू बी परवर्जन। परवर्जन का मतलब होता है अब्यूज ऑफ जस्टिस। कोर्ट की वेट क्यों नहीं कर रहे कि वो सही नतीजा दे, क्यों अपनी इंटरफेरेंस डाल रहे हो उसमें, ठीक है। आगे सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई हुई है, मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पे दैट द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक ट्रेड ऑफ फेलिनी। किसी ने सीरियस क्राइम किया है तो कम से कम उसका तो ट्रेड मत करो, उसमें तो ये मत सोचो कि मेरी फीस आनी है, उसमें तो ये मत सोचो कि ये बच जाए, ये सोचो कि कितना बड़ा इसने गुनाह किया, अगर ये बच गया इसको शय मिलेगी, ये दोबारा किसी ना किसी दूसरे के ऊपर सेम चीज करेगा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आगे तो अगर आप इन सब चीजों का कॉम्प्रोमाइज करते हो, उस बंदे ने पब्लिक ऑफेंस किया है तुम उसका कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है जी। आगे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कंटिन्यूड है। मैंने यहाँ पे एक बात आपको और क्लियर की थी, इंडियन पिनल कोड आईपीसी ने एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में शायद नहीं मिलेगा ये पॉइंट। आईपीसी ने लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रखी है, उस लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि किन किन चीज के प्रति आप अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकते हो। मतलब आप कोर्ट का जो हियरिंग चल रही है उसको रोक के कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हो, और कोर्ट को इसके प्रति कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ कोर्ट को बताना है इसके बारे में। तो उनको बोला जाता है कंफाउंडेबल ऑफेंसेस। सी ऑफेंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज कॉल्ड कंफाउंडेबल ऑफेंस, सेकेंड इज कॉल्ड अनकंफाउंडेबल ऑफेंस। कंफाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसको आईपीसी कॉम्प्रोमाइज करना अलाउ करता है, वो अपोज नहीं है। अगर आप वहां पे हाथ मिलाओगे तो आपने स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लिस्ट है जिसको कि आप बाहर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसे कि रेप, मर्डर, स्मगलिंग, वहां पे अगर आप कोर्ट के बाहर जाके हाथ मिलाने की कोशिश करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन को बढ़ोतरी दी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब होता है आपने किसी के प्रति केस किया, जिससे केस करवाया उसका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। एज एन एग्जाम्पल सपोज करो मैंने मान लो ऐश्वर्या से 5 लाख रुपया लेना है,
मैंने ऐश्वर्या के प्रति केस किया, मैंने बोला यार मैं केस कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। गौतम सर ने मुझे सपोर्ट किया। गौतम सर कहते हैं मैं तुम्हारा केस लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे हर महीने का 5,000 दोगे। समझे? सर इज नॉट इंटरेस्टेड मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, सर इज इंटरेस्टेड कि उनको 5,000 एवरी मंथ मिले। दिस इज मेंटेनेंस। अगर मैं इसी सेम केस को बोलूं, मैं सर को बोलती हूँ कि आप मेरे केस को फाइनेंस करो, मैं जीत गई, तो जीतने के बाद जो मुझे 1 करोड़ रुपए ऐश्वर्या से मिलेगा, उस 1 करोड़ का 10% आपका। तो सर बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि वो केस को जीते। जब किसी पार्टी का केस में इंटरेस्ट नहीं होता, दैट इज मेंटेनेंस। जब किसी पार्टी का केस में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि विनिंग अमाउंट से उसकी कंसिडरेशन जुड़ी होती है, दैट इज चैम्पर्टी। ठीक है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेंटेनेंस और चैम्पर्टी लीगल होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी लीगल होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी रीजनेबल है तो वो नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। अगर वो नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है तो ट्रांजैक्शन फेयर है, अलाउड है, 23 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ भी अपोजिंग नहीं है। लेकिन अगर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी द्वारा रखी हुई अमाउंट अनरीजनेबल या अनजस्टिफाइड रखी, तो ये लगेगा कि ये अनजायज ट्रांजैक्शन को बढ़ोतरी दी जा रही है। तो सेक्शन 23 बोलता है उस सिचुएशन में हम मानेंगे कि मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वायलेटेड है, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी लीगल नहीं है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है जी। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज। मोस्टली ये पॉइंट पेपर में आता है, 2 स्टार बने हुए हैं। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है ब्राइब, पब्लिक ऑफिसेज का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट्स। ठीक है? तो अगर आप कभी भी कोई भी एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप रिश्वत देके कोई गवर्नमेंट पोस्ट लेने की कोशिश करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं एक बेस्ट क्वालिफाइड बंदे को उस पोस्ट लेने की प्रक्रिया में इंटरफेरेंस कर रहे हो अपना पैसा चला के। ठीक है? तो मनी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफिसर की ऑफिस में अपॉइंटमेंट के टाइम पे। अगर आप कोई पे करके कोई पद्म विभूषण अवार्ड ले रहे हो, आप पे करके कोई गवर्नमेंट जॉब एक्वायर कर रहे हो, तो आप ब्राइब कर रहे हो। और ब्राइब हमेशा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्यों? सोसाइटी का वेलफेयर हर्ट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, कितने लोगों ने उसके लिए कितना कुछ एफर्ट किया होगा, और आप अपने कैंडिडेट को लाए, रिश्वत ली और उसको रख दिया वहां पे। ठीक है? तो दीज ऑल काइंड ऑफ डीलिंग्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ट्रेडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। इस केस में क्या होता है? मोनोपोली मतलब आप प्राइस को बूस्ट करोगे और आप कंज्यूमर को बिल्कुल नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आपका, आप इकलौता बनाते हो और आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे, कस्टमर की धज्जियां उड़ाओगे। तो क्योंकि मोनोपोली कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में रिजल्ट करता है, इसलिए वेरी ऑब्वियस कि वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को भी हर्ट करेगा, इसलिए मोनोपोली क्रिएट करना अलाउड नहीं है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि आप शादी रिवॉर्ड के लिए नहीं कर सकते। मैरिज ब्यूरो की बात नहीं कर रही मैं, मैरिज ब्रोकरेज की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि तुम भाड़े का पति बन जाओ, तुम भाड़े की बीवी बन जाओ, मैं तुम्हें पे करूंगा। वो कहते हैं जी नहीं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करना। ठीक है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है आप किसी से कोई ऐसा काम करवा रहे हो जो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के बियॉन्ड है। ठीक है? जैसे कि आप किसी को बोलते हो एफआईआर मत लिखना, भाई उसकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर लिखे। ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन 24। अब इसमें क्या आता है? कंसिडरेशन, लीगैलिटी, इलीगैलिटी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्या लीगैलिटी सेपरेबल है? अगर तो सेपरेबल है, लीगल पार्ट वैलिड होता है, इलीगल पार्ट वॉइड होता है। अगर लीगैलिटी इलीगैलिटी अनलॉफुल इन पार्ट है बट लीगैलिटी एंड इलीगैलिटी नॉट सेपरेबल है, आप लीगल और इलीगल पार्ट को अलग नहीं कर पा रहे, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन इलीगल मान ली जाती है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया जाता है? वॉइड। ठीक है? आगे नेक्स्ट इज anyone or any part of any one of several considerations for single object is unlawful। इसका क्या मतलब है? मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, 2 लाख की कार XY को दे रहा है, ऑप्शंस क्या दी गई है? पेमेंट की ऑप्शन दी गई है, या तो 2 लाख कैश दे दे, या तो आधा किलो हैश दे दे जो कि ड्रग है, 1 किलो सोना दे दे जो कि ड्रग है। अब आपकी चॉइस है ना। सी ऑल्टरनेटिव्स है कंसिडरेशन के, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। अगर आप 2 लाख चूज करोगे वैलिड, आधा किलो हैश यूज करोगे इलीगल वॉइड, 1 किलो सोना चूज करोगे इलीगल वॉइड। ठीक है? आगे एक लिस्ट दी है,
वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? विच इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब इसकी लिस्ट हम करने लगे हैं। सेक्शन 11, इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ करोगे तो एग्रीमेंट वॉइड है, राइट? एग्रीमेंट वॉइड है इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ। सेक्शन 20, बायलेटरल मिस्टेक, वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 23, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया तो वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 24, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट्स है तो। सेक्शन 25, एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के होता है तो वो वॉइड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी सेक्शन 25 में दी हुई है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो वैलिड, दैट इज कॉल्ड नडम पैक्टम। ठीक है जी, आगे सेक्शन 26 से लेके 30 तक अभी हमने किया नहीं हुआ, तो नीचे जाके हम एक लिस्ट में करेंगे। यहां तक मैंने बच्चों को एक लिस्ट लिखवा दी थी कि वॉइड एग्रीमेंट किस किस केस में होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाद सीधा क्या स्टार्ट हो जाता है? सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या बोलता है? सेक्शन 26 बोलता है जी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी को शादी ना करने देना। वो कहते हैं किसको रोक रहे हो शादी करने से? वो कहते हैं जी माइनर को रोक रहे हो। बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप माइनर को शादी करने से रोकते हो तो ये वैलिड है, माइनर को शादी करने से रोका ही जाना चाहिए। बट अगर आप किसी मेजर को मैरिज करने से रोकते हो तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, उसका पर्सनल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है, वो भाग के शादी करे, घर में ला के शादी करे या जैसे मर्जी करे, इट इज टोटली हिज चॉइस बिकॉज ही इज अ मेजर। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 27। व्हाट डज सेक्शन 27 सेज? सेक्शन 27 सेज दैट अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप किसी को रिस्ट्रेन करते हो कि भाई तू कोई भी लॉफुल प्रोफेशन नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, ऑक्यूपेशन में नहीं जाएगा, आप किसी के साथ अगर ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो सुन लीजिए कान खोल के कि वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। आप किसी को भी लॉफुल प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन करने से रोक नहीं सकते हो। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी के ऊपर रोक लगाते हो तो उन रोक को रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शंस काउंट किया जाएगा और ये माना जाएगा कि वो सारी रिस्ट्रेन्स वैलिड हैं। कैसा होगा और कब होगा? सी, दो सिचुएशंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, राइट साइड पे आपको दिखेगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। दोनों में क्या फर्क है? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है कानून में ये चीजें मेंशन की गई है कि इन चीजों को हम रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं मानेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कानून में इन चीजों को लिखा नहीं गया कि ये सब चीजें रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है। ये किसी टाइम पे जब कोर्ट में डिसीजन हुए तो जज ने नतीजा दिया कि ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होगी तो हम मानेंगे कि ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड कानून द्वारा लिखी गई है कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब है जज की जजमेंट्स ने ये नतीजे हमारे सामने लाए हैं। दोनों में तीन तीन आपको दिखेंगे। पहला, सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल, राइट? सी, एक्सेप्शंस टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सी, जब एक बंदा अपनी गुडविल बेचता है तो वो यही चाहेगा ना कि मैं तुम्हारी गुडविल खरीद रहा हूं तो अब मुझे बिजनेस करने दो। तुम गुडविल तो अपनी बेच रहे हो, क्लाइंट्स अभी भी तुमको ही जानते हैं, तो तुम्हारे ऊपर मैं ये रिस्ट्रिक्शन रखता हूं कि तुम लोकल लिमिट्स में सेम काम नहीं करोगे, फॉर टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए नहीं करोगे। तो इस रिस्ट्रेंट को सेक्शन 27 की एक्सेप्शन माना जाएगा और इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी गुडविल खरीदी है। ठीक है जी। सेक्शन 36 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कहता है कि अगर आपका आउटगोइंग पार्टनर है, मान लो पार्टनर रिटायर हो गया या पार्टनर एक्सपेल हो गया, तो वो आउटगोइंग पार्टनर है। पार्टनर को तो अंदरशिप पार्टनर के अंदर खाते सारे पार्टनरशिप सीक्रेट्स पता होंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स थोड़े से डर जाते हैं कि भाई ये तो हमारा बिजनेस ले जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रख देते हैं। तू सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता जो कि फर्म का है, तू स्पेसिफाइड थोड़ी देर के लिए नहीं कर सकता और तू लोकल लिमिट्स में नहीं कर सकता। अगर आप इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा रहे हो तो ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन में जाएगा और ये इन रिस्ट्रिक्शंस को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आगे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने अंडर कोई एम्प्लॉय रखा है और वो अपने एम्प्लॉय को प्रिवेंट कर रहा है कि भाई जब तक तू मेरे साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तब तक तू किसी और के साथ नहीं करेगा। उसने ये नहीं बोला कि तू मेरे साथ काम छोड़ने के बाद भी काम नहीं करेगा। यू गेटिंग इट? तो उसने क्या बोला, जब तक तू मेरे साथ काम कर रहा है तब तक तू कहीं और काम नहीं करेगा। राइट, आगे तो ये एक्सेप्शन माना जाएगा। राइट, आई एम नॉट डूइंग एनी केस स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28। कोर्ट
की प्रक्रिया को चलने दीजिए, प्लीज कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा ना डालिए। बट अगर इसकी दो एक्सेप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि जो झगड़ा है, आप चाहते हो कि जो झगड़ा होगा कल को, जो हमारे बीच में झगड़ा होगा, हम उसको आर्बिट्रेशन में डालेंगे। आर्बिट्रेशन फॉर टाइम बिंग में फाउंडेशन में हम इसको आर्बिट्रेशन एक्ट डिटेल में होता है। अभी आप इतना ही समझो, आर्बिट्रेशन का मतलब है जज जैसा ही बंदा, बट वो जज नहीं है। मान लो पंचायत का हेड है, आप बोलते हो हम कोर्ट से नतीजा नहीं लेना चाहते, हमें पंचायत का हेड नतीजा दे दे, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोर्ट की कार्रवाई में बाधा नहीं डाल रहे। सिंपल, आप चाहते हो नतीजा जज ना दे, डिले हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, पंचायत के हेड से ले ली जाए क्योंकि जल्दी हो जाता है, दैट इज फाइन। हमारे देश में अभी भी पंचायत के रूल्स लगते हैं। तो फर्क क्या लेफ्ट और राइट साइड में? दोनों एक्सेप्शंस एप्लीकेबल है। लेफ्ट साइड पास्ट बताता है, पास्ट में कोई झगड़ा हुआ था, उसको हम आज आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, हमने कोर्ट में नहीं जाना। राइट हैंड साइड बोलता है फ्यूचर में जब झगड़ा होगा तब की तब देखेंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर आप ये बोलिए कि यहाँ पे ये बोला गया है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो क्या ये लीगल प्रोसीडिंग्स में बाधा डालना है? आंसर इज, अगर सिर्फ ये लिखा होता कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो ये बाधा डालना होता, बट साथ में ये लिखा है कि कोर्ट ना जाके हम कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेटर के पास। इसका मतलब है कि आप लीगल प्रोसीडिंग से भाग नहीं रहे हो, सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स का नतीजा कौन देगा ये आपस में डिसाइड कर रहे हो। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको अलाउड है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट सेक्शन 29, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। सी, जब भी किसी एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टन है, मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस क्लियरली अंडरस्टूड बाय अदर पार्टी नहीं है, स्टार्टिंग डिफॉल्टेड हो जाएगी और सेक्शन 29 की वजह से एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ नीचे, आप किसी को बोलो मैं तेरे को 10 टन ऑफ ऑयल दूंगा, भाई बता तो दे कौन सा ऑयल, क्योंकि इसका ऑयल का नाम क्लियर नहीं है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, मतलब वो सर्टन है नहीं बट उनको सर्टनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं इसका एग्जांपल दिया हुआ है। सी, एक बंदा कह रहा है मैं तेरे को 10 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा और नहीं बताया कौन सा ऑयल, बट वो बंदा डील ही सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में करता है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि सर्टेनिटी थी नहीं, बट क्योंकि पता है कि वो डील ही सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में करता है, तो उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो अलाउड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 30, वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग इज सट्टा। सट्टा, वेगरिंग का मतलब होता है आपने बेटिंग की है, मनी या मनी वर्थ, दूसरी पार्टी को या पैसा दोगे या कोई ऐसी चीज दोगे जिसको पैसे में तोला जा सकता है। ठीक है, कब दोगे? जब घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी, और घटना का घटना अनसर्टन पे डिपेंडेंट है। क्या मतलब है मैम इसका? बारिश हो गई, अगर उस पर तुम सट्टा लगा रहे हो तो हैपनिंग पे। अगर आप बोलो बारिश नहीं हुई, उस पे बारिश अगर नहीं होती तो हम ये करेंगे, तो आप बारिश के नॉन हैपनिंग पे सट्टा लगा रहे हो। बारिश का होना ना होना अनसर्टन है, यू गेटिंग इट? तो आप ये भी बोल सकते हो घोड़ा जीता तो पैसे दूंगा, हैपनिंग। घोड़ा नहीं जीता तो पैसे दूंगा, नॉन हैपनिंग। ठीक है, लेकिन याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपको मतलब किससे है? आपको पैसे जीतने या पैसे की वर्थ में कुछ जीतने से मतलब है, दैट इज कॉल्ड वेगरिंग एग्रीमेंट। एक चीज याद रखनी है हमेशा, वेगरिंग में दोनों साइड के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है विन और लूज की। अगर हमने हॉर्स बेटिंग पे सट्टा लगाया है तो मैंने बोला घोड़ा जीतने पे, दूसरी पार्टी ने बोला घोड़ा हारने पे, 500-500। ठीक है, इसेंशियल्स क्या है? पहली बात, पैसा दाव पे होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रॉमिस आपने की है वो घटना के घटने या ना घटने के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तीसरी बात, इवेंट अनसर्टन है, जैसे कि हम बोल रहे हैं बारिश होने पे हमें थोड़ी पता होगी कि नहीं होगी। ठीक है, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, बेटिंग के लिए ऑब्वियसली मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए, और दोनों की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए बेट की, कोई मजबूर नहीं कर रहा, और उनका दे हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट ऑफ स्टेक, उनका कोई पर्सनल लिंक नहीं है कि प्लीज ये घोड़े को जितवा दो ना, उनको पैसे से मतलब है, भाई मैं जीतूंगा तो पैसा आएगा, मैं दूसरा बोलेगा मैं हारूंगा तो पैसा आएगा। उसको घोड़े से कोई लगाव नहीं है, उसको घुड़सवार से कोई लगाव नहीं है, उसको वो इवेंट से कोई लगाव नहीं है, उसको अपने पैसे से लगाव है। ठीक है, अब वेगरिंग की कुछ किस्में होती हैं, काइंड्स, इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यू कैन सी इन योर नोट्स। लॉटरी ट्रांजेक्शन। सी, लॉटरी क्या होता है? लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस।
इसका स्किल और नॉलेज से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होता। किस्मत है, निकल गई तो निकल गई, ठीक है ना। लॉटरी दो तरह की होती है, इफ यू कैन सी, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो लॉटरी जिसको सरकार ने सैंक्शन किया है, जो सरकार सैंक्शन करती है मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। लॉटरी है, वेगरिंग है। वेगरिंग है तो हमेशा वॉइड है, लेकिन वॉइड है बट इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया। अगर लॉटरी नॉट सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट है, सरकार ने सैंक्शन नहीं की, तो वो प्राइवेट लॉटरी हो गई। प्राइवेट लॉटरी, लॉटरी वर्ड है तो वेगरिंग है, वेगरिंग है तो वॉइड है। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किया हुआ, इसीलिए ये वॉइड होने के साथ साथ क्या है? इलीगल। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो इलीगल है वहां पे पनिशमेंट भी है, जो नॉट इलीगल है वहां पे पनिशमेंट नहीं होती। और याद कीजिए, इलीगल के साथ हर जुड़ी हुई कड़ी इलीगल होती है, इसलिए कोलेटरल ट्रांजैक्शंस भी इलीगल हो गई। जहां पे इलीगल नहीं है वहां पे कोलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या हो गई? वैलिड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्टेट वाइज लॉटरी गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट में, सी स्टेट, दिस इज स्टेट वाइज लॉटरी। गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट में लॉटरी है तो वेगरिंग है, बाकी सारे इंडिया के देशों में लॉटरी है तो वेगरिंग है, ये तो पता ही है। वेगरिंग है तो वॉइड है, ये भी पता है अब हमको। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में लॉटरी वर्ड के साथ ही इलीगल वर्ड जुड़ा हुआ है। बाकी स्टेट्स में वेगरिंग वॉइड है। देखो पहले पब्लिक है कि प्राइवेट लॉटरी, प्राइवेट लॉटरी है तो इलीगल है, नहीं तो नहीं। ठीक है। क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स कॉम्पिटिशन। सी, जो प्राइज मनी है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स बने होते हैं जिगजैग खेलने के लिए। उसका सोल्यूशन न्यूज़पेपर के एडिटर के पास ऑलरेडी होता है, वो सोल्यूशन प्रीवियसली प्रिपेयर्ड होता है, राइट। क्रॉसवर्ड है तो जो बना के भेजेगा, एक आधे जने को वो प्राइज देंगे, बाकी तो हारेंगे ना, तो विन लूज तो हुआ ना। तो क्रॉसवर्ड पजल भी वेगर है, वेगर है तो वॉइड है, लेकिन एक कंडीशन अटैच्ड है। अगर प्राइज मनी जो अवार्ड हो रही है वो उसके ऊपर प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 लगता है, वहां पे ये मेंशन्ड है कि अगर आपकी प्राइस की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा है, वो वेगरिंग भी है, वॉइड भी है। अगर 1000 रुपए के इक्विवेलेंट या कम है तो वो वैलिड है। ठीक है, तो वो वैलिड है। गैम्बलिंग, अगेन ताश खेल रहे हो, वॉइड है, इलीगल है, पकड़े गए तो गए। हॉर्स बेटिंग, हमारी कंट्री में हॉर्स बेटिंग अगर 500 रुपए के इक्वल है या 500 रुपए से ज्यादा है तो वो वैलिड है। अगर 500 रुपए से कम की सट्टा लगा रहे हो तो हॉर्स बेटिंग वॉइड। हाँ जी, तो अगर 500 रुपए के इक्वल है या ज्यादा है तो वैलिड है, 500 रुपए से कम है तो वॉइड है। ठीक है जी, तो वेगरिंग एग्रीमेंट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस जो रिजेंबल करती हैं, लगती हैं कि वेगरिंग है बट एक्चुअल में वेगरिंग नहीं होती है। सी, मोस्टली पेपर में वेगरिंग का क्वेश्चन आया है। मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है, बताओ वेगरिंग क्या होता है, कब वेगरिंग माना जाएगा, कब वेगरिंग नहीं माना जाएगा। तो ये वो टॉपिक है कि लगता तो है वेगरिंग है बट नहीं है, एक्चुअल में है नहीं। 3 मार्क्स मैंने लिखा भी हुआ है। सी, प्राइस कंपटीशन अभी किया है, अगर प्राइस 1000 रुपए के इक्वल या उससे कम है। हॉर्स बेटिंग 500 रुपए के इक्वल या उससे ज्यादा है तो वो वैलिड है। चिट फंड जो पर्ची सिस्टम है, कभी ना कभी तो आएगी ना तुम्हारी बारी, तो वो वेगरिंग नहीं है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लस इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई करना पड़ता है आपको लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ आता है, डेथ इज सर्टन, डेथ सर्टन होती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टनिटी होनी जरूरी होती है, डेथ इज सर्टन। ठीक है। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शंस को भी वेगरिंग नहीं बोला जाता, वो लगती है कि वेगरिंग है बट नहीं बोला जाएगा, उनको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शंस बोला जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका ध्यान होता है कि मुझे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव की कीमत में उतार आए या चढ़ाव आए। मतलब मुझे पहले भी रिलायंस का जब शेयर 1000 का था तब भी 10 चाहिए थे, आज रिलायंस का शेयर 10,000 का हो गया तब भी मुझे 10 शेयर ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब स्पेक्यूलेटिव मार्केट एक रिस्क ओरिएंटेड मार्केट है। जिस बंदे ने 1000 में खरीदा होगा
1000 में खरीदा होगा, अगर वो 10,000 में बेच रहा है, वो 10,000 में बेच रहा है तो वो प्रॉफिट में बेच रहा है, तो एक बंदे का फायदा है, दूसरे बंदे का नुकसान है, ठीक है। लेकिन इसको वेगरिंग नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे आपका मेन जो पॉइंट होता है यूनिट 3, वो पूरे का पूरा एंड होता है, और इस यूनिट में से मोस्टली एक्सपेक्टेड पेपर माना जाता है कि आएगा। वी आर लेफ्ट विथ 3 यूनिट्स, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। तो इसके लिए मैं आपका एक और पार्ट बनाऊंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 3, जिसमें कि बाकी का सारा आपका मैं कवर करूंगी, ठीक है जी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, do this lecture, do revise and stay updated. Do watch the next lecture because it will be the continuity and that will be the very last lecture for the Indian Contract Act. Thank you for watching.